हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम केवल और केवल न्यूज़पेपर को ही कवर करते हैं क्योंकि आजकल के एग्जाम में न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जितनी भी बीबीसी इंग्लिश हिंदी जो भी न्यूज़पेपर है मार्केट में, जहाँ से हमको मिलता है इंपॉर्टेंट खबर्स, वहाँ से हम उठाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। साथ में हम लोग बिहार स्पेशल के जीके जीएस भी करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बिहार के जीके जीएस, उसको भी हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस या 5 टू 10 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं क्योंकि आज यहाँ पे जो 69वीं बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल का जितने भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पिछली वीडियो में 10 देखे थे, इस वीडियो में 6, टोटल 16। ऐसे बिहार स्पेशल तो आई थिंक 2025 के आसपास आता है। तो जितने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वह कौन थे? बटक मियाँ थे। और यह पूर्वी चंपारण में जो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। फिर महात्मा गांधी ने 1917 में वहीं से पहला अपना चंपारण सत्याग्रह यानी पहले सत्याग्रह शुरू किए थे वहीं से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा उनके खाना में जहर मिला दिया गया था, जिसके बाद जो उनकी जान बटक मियाँ ने बचाए थे। ठीक है, जो मोतिहारी रेलवे स्टेशन है, वो हम लोग का ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो जो मोतिहारी रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन का जो गेट है, मेन गेट, उसका नाम है बतख मियाँ रेलवे गेट। ओके, बतख मियाँ द्वार उनका वो नाम रखा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1937 और 1938 के दौरान बिहार के बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937 और 38 की बात हो रहा है। और बर्खास्त आंदोलन जो यहाँ पे आयोजित किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 1965 में इलाहाबाद की, माफ कीजिएगा, 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की दो संधि हुई थे, एक फर्स्ट और सेकंड हुआ था। फर्स्ट में जो ये हुआ था कि जो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, ठीक है, और जो सेकंड हुआ था यह मीर कासिम वगैरह के साथ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? वह कौन से नेता थे बिहार के? वह थे श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना यहाँ पे किया गया था। चंपारण आंदोलन के जो जन आंदोलन है उनके जो प्रतिक्रिया है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनको उठाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 69th बीपीएससी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आप पीडीएफ जाके ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं हम लोग। आज का अगर क्वेश्चन देखें तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार के लिए खुशखबरी यह है कि देखिए, बिहार में जो राजगीर है, आप देख सकते हैं राजगीर में जो है बहुत अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स के मामले में वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट किया जा रहा है राजगीर में। ठीक है, तो राजगीर में जो है एक 2024 के अगस्त में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है इनके द्वारा। ठीक है, क्या नाम है? नीतीश कुमार है इनके द्वारा। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था बिहार खेल विश्वविद्यालय, यानी बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। बिहार खेल विश्वविद्यालय इसका नाम था। तो कोई भी विश्वविद्यालय आप ओपन कर लेते हैं तो उसको रियल विश्वविद्यालय तभी माना जाता है जब उसको यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो कल कल यानी 12 जनवरी को शाम में 4 बजे के आसपास जो यूजीसी के द्वारा उसको मान्यता दे दिया गया था बिहार खेल विश्वविद्यालय को, यानी अब वह एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुका है और उसको जो भी फंडिंग वगैरह मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो ये बहुत खुशखबरी है हमारे के लिए और बिहार का ये पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्रिपल स्टार याद लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मान्यता यूजीसी द्वारा दी गई है। ये बिहार में कहाँ स्थित है? यह बिहार में राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार में राजगीर में स्थित है और पिछले साल इस यूनिवर्सिटी की जो उद्घाटन इनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यूजीसी के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है, जो राजगीर में स्थित है और बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं बहुत मस्त बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने बड़ा फेरबदल किया। तुहिन कांता पांडे बने नए राजस्व सचिव। हाल ही में मतलब 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले नहीं, 2-3 सप्ताह पहले जो है राजस्व जो सचिव है वो दूसरे को बनाया गया था। ठीक है, राजस्व सचिव। और फिर से यहाँ पे बजट अब पेश होने वाला है। आपको पता है 1 फरवरी को जो है बजट को यहाँ पे पेश ही किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो उससे पहले तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त कर दिया गया था। पहले ये वित्त, अभी भी ये वित्त सचिव भी है, ये वित्त सचिव भी है और उनको यहाँ पे राजस्व सचिव भी नियुक्त कर दिया गया है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनवरी 2025 में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2-3 सप्ताह पहले ही और अरुणीश चावला को ही जो है राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे थे। तो ये अब दोनों वित्त सचिव, ठीक है, वित्त सचिव और राजस्व सचिव दोनों का जो यह राजस्व सचिव दोनों इन्हीं को बना दिया गया तुहिनकांत पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो नए सचिव तुहिनकांत पांडे बने हैं। पूर्व राजस्व सचिव अरुणीश चावला बने हैं। अब अरुणीश चावला को ना इनको निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधक विभाग के जो सचिव नियुक्त कर दिया गया। किसका? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना, क्योंकि बस ये पूर्व थे तो इनको दूसरा पोस्ट दिया गया, इसलिए हमने बता दिया। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री है। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। अगर आपको बोल दिया जाए तो रक्षा सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल है वर्तमान में। ठीक है, कौन? अजीत डोवाल है। ओके, ये विक्रम मिश्री याद रखिएगा, विदेश सचिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पंजाब केसरी का यहाँ पे न्यूज है, बोला हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे भारत के, कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो 13वें नंबर के हमने लिखा, ए लिखा प्रणब मुखर्जी को लेकर। जो प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। उनके नाम पे स्मारक बनाया जा रहा है, तो वो भी आगे क्वेश्चन है। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो लोक प्रशासन है वो अपना नाम बदल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे यहाँ पे ए रखेगा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखेगा। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य लोक प्रशासन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? किस लोक प्रशासन का? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2006 के आसपास की बात है, तो इन्होंने बहुत सारे चीजें डेवलपमेंट किए थे। जैसे पहाड़ी जो राज्य हैं उस राज्यों में काफी इनका योगदान रहा था। जो राज्यों में जंगल वगैरह का अधिकता है उनमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। और मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, कितने क्रम का? 14वें प्रधानमंत्री रहे थे। और पहाड़ी इलाकों में काफ़ी इनका योगदान रहा, जिसके कारण इसको हिमाचल प्रदेश जो है वह लोक प्रसाद का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ये हिपा अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखेगा, क्योंकि पहाड़ी राज्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में मनमोहन सिंह का एक और योगदान हम आपको बताना चाहते हैं। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इस विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले जो मनाना शुरू किया गया था 2006 में, और यह मनमोहन सिंह के द्वारा ही शुरू किया गया था। किनके द्वारा? मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा।
अब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें का नाम अभी बदल दिए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल है, इसका नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल है, इसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। काशीपुर हाल्ट का नाम बदल के जायस सिटी कर दिया है। और जायस स्टेशन का नाम बदल के गुरु गोरखनाथ धाम गुरु कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला है हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान उद्यान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पीन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। और यहाँ पे पेंगोंग झील, चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी रोहतांग और बनिहाल दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का मैप, जो ऊपर में यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब और उत्तराखंड, इधर हरियाणा और फिर इधर इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, केवल केवल चाइना के साथ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अमर उजाला का न्यूज है पार्थ स्कीम। पार्थ स्कीम को शुरू किया गया, जिसमें जो है एक स्कीम है जिसके तहत मध्य प्रदेश के जो भी युवा छात्र हैं जिनको पुलिस और पैरामिलिट्री में या सेना में भर्ती होना है, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग दिया जाएगा इस पार्थ योजना के तहत, ताकि जो वहाँ पे जो शामिल हो तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इनके लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना है कि पार्थ स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को ट्रेनिंग देना, ताकि वो सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में आसानी से भर्ती हो सके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। पार्थ योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। किस पार्थ योजना, राज्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और युवाओं की को भर्ती, पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा का ट्रेनिंग देना यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना में युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में बेहतर मौके मिलेंगे इसके थ्रू। ठीक है, यानी इस योजना के थ्रू अगर युवाएं जाएंगे सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में, तो एक तरीके से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। साथ में जो इनका राष्ट्रीय यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर भी मध्य प्रदेश में, और सांची का बौद्ध स्तूप भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, के साथ यहाँ पे अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज तक का न्यूज है कि एफएम पर सुने महाकुंभ का लाइव प्रसारण, आकाशवाणी ने लॉन्च किया कुंभवाणी चैनल, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। हाल ही में जो विविध भारती या आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी के द्वारा एक एफएम चैनल लॉन्च किया गया, जो 103.5 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे इस चैनल होगा। अगर आप बीपीएससी का या स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। 103.5 हर्ज फ्रीक्वेंसी का जो है वह फ्रीक्वेंसी का एक चैनल, एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उस चैनल का नाम है कुंभवाणी। क्या नाम है, कुंभवाणी उसका नाम है। और इस पे क्या किया जाएगा, तो महाकुंभ जो मेला चल रहा है उसका पूरा लाइव प्रसारण किया जाएगा। हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुंभवाणी एफएम चैनल, और किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रसार भारती के द्वारा, ऑल इंडिया प्रसार भारती के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए इसको शुरू किया गया, यही इसका उद्देश्य है। बॉक्स एफएम की बात करें तो, अगर हम बात करें तो बॉक्स एफएम चैनल जो है 103.5 मेगा हर्ज पे प्रसारित होगा। और यह 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका प्रसारण किया जाएगा। बाकी यहाँ पे एक सेकंड, ये डेट आई थिंक थोड़ा सा
नहीं, 10 जनवरी से 26 फरवरी तक, ठीक है, इसका प्रसारण किया जाएगा और सुबह 5:55 से लेकर रात के 10:05 पे इसका प्रसारण किया जाएगा। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ मेले का आयोजन जो है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जा रहा है और किस गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पे किया जा रहा है और 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। एक जो महाकुंभ होता है वह 144 वर्ष में एक बार किया जाता है, ठीक है? क्या आपको ये चीज़ पता था? ठीक है, और अगर पता है तो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लखनऊ इसका राजधानी है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और लोकसभा का सीट इसमें 80 है। राज्यसभा का सीट इसमें 31 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ वो शेयर करता है। साथ में जो है वो भारतीय मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर है वहां से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो मेन ग्रीनविच समय रेखा है, उससे 5.5 घंटा अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। और 82.5 डिग्री अधिक है, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे शेयर करता है किसके साथ? ये वाला हिस्सा शेयर करता है नेपाल के साथ। अच्छा, अब हम लोग बिहार का करंट अफेयर देख रहे हैं, तो बिहार में एक नदी बनती है जो घाघरा नदी है, जो कि बिहार और यूपी के बीच क्या करती है? बॉर्डर शेयर करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों के अनुसार सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार, देखिए जो 21वें नंबर का, सॉरी, थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है और ये करंट अफेयर हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे। मुंबई के थाने में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जब किया जा रहा है मुंबई के थाने में, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दो पुरस्कार दिया गया। एक तो सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार और वह दिया गया रफीक बगदादी को दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार दिया गया और एक पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया और इनको जो पुरस्कार दिया गया, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड इनको दिया गया। एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया। ये जो है 21वां संस्करण मुंबई में दिया गया। 21वां संस्करण थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, इसका 21वां संस्करण मुंबई में आयोजन किया गया, जो कि 10 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। संस्करण 21वां रहेगा। साथ में यहाँ पे जो व्यक्ति जो होंगे, रफीक बगदादी एक पत्रकार है जिनको सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस को दिया जाएगा और रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को दिया गया। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राजश्री बिरला को दिया गया। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं या रिपब्लिक भारत का न्यूज है। हु इज ओपीसी? एक्स यूपी पुलिस डीजी अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पुलिस फाउंडेशन। एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं ट्रांसलेट करके। हुआ क्या है कि एक इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी भारतीय पुलिस फाउंडेशन जो है, ठीक है, इसका एक नया अध्यक्ष, नया डायरेक्टर जनरल यानी नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? ओपी सिंह को। और ये ओपी सिंह काफी चर्चा में थे, यूपी में एक केस हुआ था उसको लेकर। तो यह पहले यूपी के, ये जो है वह यूपी पुलिस के डीजी थे यानी यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे। अब इनको इंडियन पुलिस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जनवरी 2025 में जनवरी 2025 में इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया ओपी सिंह को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बाकी हम लोग देखें, इंडियन पुलिस फाउंडेशन की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं ओपी सिंह बने हैं। कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग नियुक्तियां देख लेते हैं, जैसे एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अमृत मोहन प्रसाद है। बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। सीआरपीएफ के महानिदेशक बितुल कुमार है। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी है। आईटीबीपी के महानिदेशक राहल रसगोत्रा है, ठीक है। राहल रसगोत्र आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक है। यहाँ पे बीबीसी के न्यूज हम लोग देख लेते हैं। आर्मी चीफ इलेक्टेड लेबनान प्रेसिडेंट आफ्टर ईयर ऑफ डेड लॉक।
यहाँ पे हुआ क्या है कि जो लेबनान में आपको पता है लेबनान कहाँ स्थित है, लेबनान जो है इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल सीरिया के पास स्थित है लेबनान। तो हुआ क्या है, लेबनान में 2 साल पहले ही राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था, तब से ही राष्ट्रपति का पद खाली ही था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वहाँ के आर्मी चीफ थे वही लेबनान के राष्ट्रपति अब बन चुके हैं 2 साल पद खाली रहने के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इजराइल से लेकर इसका मामला चल रहा है कि हाल ही में जो लेबनान में हिजबुल्लाह का जो संगठन है उस पे इजराइल उसके प्रमुख को मार दिया है, जिसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा मैटर गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करें हाल ही में जोसेफ ओनी, इनका नाम क्या है, जोसेफ ऑन, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जोसेफ ऑन जो है लेबनान के नए राष्ट्रपति बने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ ऑन राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद 2 वर्षों से अधिक तक रिक्त था और जो लेबनान में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है। वर्तमान में हाल ही में नियुक्ति हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक बने, घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा बने, फिलिस्तीन के नए जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा बने, आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रस्ट डोटीर फ्रस्ट डोटीर डोटीर बने हैं, ठीक है, डोटीर फर्स्ट डोटीर बने हैं आइसलैंड के प्रधानमंत्री। बाकी लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे इजराइल है, इजराइल के साथ यहाँ पे जो है बॉर्डर शेयर होता है लेबनान के साथ। और यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे भी सीरिया है, तो सीरिया से ये बॉर्डर शेयर करता है सीरिया के साथ और इजराइल के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पे एक संगठन रहती है जिसका नाम है हिजबुल्लाह और ये भी यहाँ पे इजराइल पे ऐसे अटैक करते रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मझगांव डॉकयार्ड डॉक डिलीवर 16th स्कॉर्पियन सबमरीन एट इंडियन नेवी। हम एक प्रोजेक्ट का नाम बताते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 इंडिया एंड फ्रांस का एक प्रोजेक्ट है, दोनों का एक जो है वह टाई अप है, दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है इंडिया और फ्रांस का P75, जिसके तहत पनडुब्बी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पनडुब्बी बनाया जाता है। और इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाए जाने थे, तो 6 पनडुब्बी में से 5 पनडुब्बी का डिलीवर कर दिया गया था। ठीक है, 5 पनडुब्बी का डिलीवर कर दिया गया था। और यह बनाया कहाँ जा रहा है, ये फ्रांस में नहीं बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, यह भारत की एक कंपनी है जो कि सबमरीन बनाती है या जहाज बनाती है, तो यहीं पे इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल 6 बनाना है, तो 5 पहले ही डिलीवर हो चुका है, 5 बन के कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, भारतीय वायुसेना में शामिल भी कर दिया गया। हाल ही में 10 जनवरी को जो छठा नंबर का बचा हुआ था जिसका नाम था वागसीर, तो वागीर, ठीक है, यहाँ पे वागसीर इसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं वागसीर। तो वागसीर जो इसका नाम था पनडुब्बी, यह छठा क्रम का पनडुब्बी था और इसको वर्तमान में अब भारतीय वायुसेना, माफ कीजिएगा, भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया। और ये प्योरली मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जा रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में क्या था, भारत विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करता था और इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाता था। उसी के तहत भारत फ्रांस के साथ P75 टाई अप किया और इसको इंडिया में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में P75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वागसीर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वागीर, वेला, ये सभी उसी के अंतर्गत आते थे। बाकी हम पूरा नाम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, ये टोटल 5 हो गया और एक है वागसीर। ठीक है, टोटल 6 जो है यह जहाज यहाँ पे शामिल होने थे। P75 जो है छठी स्कॉर्पियन जहाज शामिल हो गए हैं भारतीय नौसेना में। और ये मुंबई के जो मौजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, मुंबई में स्थित है, तो यहीं पे इसको बनाया गया है। ठीक है, यह स्टील फीचर इसके की ध्वनि कम करता है, पनडुब्बी ध्वनि कम देता है। बेहतर हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन इसका बनाया गया है, इसमें रडार को काफी अत्याधुनिक बनाया गया है। इसमें हथियार जो है टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल इसमें लग सकते हैं, जो आपको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ और प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट 15A, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P15A, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं P15B।
ठीक है। तो P-15A के तहत 3 जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई होंगे। और P-15B के तहत INS 4 जहाज बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव और INS इम्फाल और INS सूरत इसके तहत बनाए जाएंगे। टोटल 4 यहाँ पे बनाए जाएंगे P-15B के तहत, और P-15A के तहत 3 जहाज बनाए जाएंगे। ये भी प्रोजेक्ट 15A प्रोजेक्ट 15B के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है। पीएम लॉन्चेज Rs 2 लाख करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट इन आंध्र, एम्फेसिस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, जो आने वाले फ्यूचर के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह अपने देश का पहला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यह नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन के तहत भारत का पहला हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। आपको पता है भविष्य का ईंधन के नाम से किसे बोला जाता है? तो हम लोग हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है जीके जीएस में। हाल ही में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं 8 जनवरी 2025 को यहाँ पर रखा गया है आंध्र प्रदेश में। और इसकी जो परियोजना जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। इसका टोटल लागत है 1.85 लाख करोड़, और इसमें उत्पादन जो है प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है उस, और वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग निकाल लिया जाता है। बाकी जो हाइड्रोजन है जल, सूर्य, वायु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा जो है ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित करंट अफेयर देखें तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार मिराई के है, जो टोयोटा के द्वारा बनाया गया था। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड के जमशेदपुर में लगाया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वंदे मेट्रो है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक कौन सा है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लेलैंड के टाई अप के द्वारा, यानी दोनों से मिल के बनाया गया था। भारत की पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक। भारत का पहला बायो मास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे? पुणे में शुरू किया है। ठीक है, अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। राजधानी अमरावती है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो पुलिकट झील है यहाँ पे स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहाँ पे स्थित है, ये याद रखिएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। तो आज के जो 13 जनवरी के बहुत महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने ऐड किया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, और यहाँ पे जो बीपीएससी के टीआरई 4 और 5 होने वाले हैं, उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लासेज जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।